नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 ये पेपर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। इस पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उनसे इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं हैं। तो इस दिए गए विकल्प में रॉबर्ट सोलो क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं है। इनका संबंध नियो क्लासिकल विचारधारा से है। शेष अन्य विकल्प माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल क्लासिकल स्कूल या क्लासिकल विचारधारा से संबंधित हैं। क्लासिकल विचारधारा के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जे.बी. से आदि अर्थशास्त्री हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अर्थात इसमें रॉबर्ट सोलो आपका इसमें सही हो जाएगा क्योंकि न्यू क्लासिकल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री को इंगित कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 का कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम में अगर आप देखें तो डेवलपमेंट एंड फ्रीडम 1999 में प्रकाशित की गई थी, और एक इनकी पुस्तक है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये 2005 में प्रकाशित हुई थी। और एक और इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, और एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस जो 2013 में प्रकाशित हुई थी। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, BKRB राव संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है BKRB राव किससे संबंधित हैं। तो BKRB राव यहाँ पे राष्ट्रीय आय से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। BKRB राव यहाँ पे राष्ट्रीय आय आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि BKRB राव जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना जो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, इस समिति के अध्यक्ष थे PC महालोबिस थे तथा प्रोफेसर DR गाडगिल और डॉक्टर BKRB राव इसके सदस्य थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आपका इसमें राष्ट्रीय आय ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत आपको पता है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कैसल, ये विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित है। इसके अनुसार किन्हीं दो देशों में विनिमय दर संतुलन में होती है जब दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो। इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितनी समता या अंतर विद्यमान है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए कौन सी पर्याप्त शर्त है संतुलन के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। फर्म के संतुलन के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। पहला नंबर, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए, यह एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्म के लिए पर्याप्त शर्त। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सीमांत लागत और सीमांत आगम यह एक अनिवार्य शर्त है। इसे प्रथम कोटि की शर्त भी कहा जाता है, इसे प्रथम कोटि की शर्त कहा जाता है। लेकिन जो अनिवार्य शर्त है ये हो गया। अब था पर्याप्त शर्त कौन सी है, सीमांत लागत वक्र MC, सीमांत लागत वक्र MC और सीमांत आगम वक्र MR को नीचे से काटे और संतुलन बिंदु के उपरांत या सीमांत आगम वक्र के ऊपर बना रहे, ये फर्म के संतुलन की पर्याप्त शर्त है अथवा द्वितीय कोटि की शर्त है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से संतुलन बिंदु पे काटे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतरण किसने किया।
तो अवसर लागत रूपांतरण यहाँ पे एक हैबरल नाम के अर्थशास्त्री हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतरण हैबरलन ने किया। अवसर लागत सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है। इसके अनुसार आधुनिक मौद्रिक अर्थशास्त्र में वस्तुओं के विनिमय अनुपात वस्तुओं की अवसर लागत से निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार अवसर लागत है, अर्थात इसमें आपका सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, हैबरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं, वर्गसन सैमुअल्सन सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित हैं, बिल्कुल राइट है, संबंधित हैं। अगला पूछ रहा है कॉल्डर हिक्स छतपूरक मापदंड, ये भी ठीक है। एरो असंभाविता सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लियोनटिफ उत्पाद निर्गम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मैं बता दूं कि डब्ल्यू जो लियोनटिफ थे, इन्होंने आगत निर्गत विश्लेषण इनपुट आउटपुट प्रस्तुत किया था, और जबकि उत्पाद समाप्ति पर में एक यूलर नाम के अर्थशास्त्री उन्होंने दिया था। तो लियोनटिफ आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी जगह आगत निर्गत आना चाहिए था, आगत और निर्गत। तो ये आपका आगत निर्गत होना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए मांग वक्र का आकार क्या है। तो यहाँ पे आपसे प्रतियोगी बाजार के बारे में पूछ रहा है। तो प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र का आकार क्षैतिज सीधी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होता है। स्थिर एवं निर्धारित कीमत फर्म जितना चाहे उत्पादन बेच सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्षैतिज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कारकता का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चक्रीय कारकता का सिद्धांत गुरनार मेडल नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चक्रीय कारकता सिद्धांत वर्ष 1956 में स्वीडिश अर्थशास्त्री गुरनार मेडल द्वारा विकसित किया गया था। ये 1956 में ये सिद्धांत आया था, और मेडल के अनुसार चक्रीय संचयी क्रिया तथा प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण अल्प विकसित तथा विकसित देशों के बीच व्यापार में असंस्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो संचयी रूप से संस्थिति से दूर होती जाती है। तो यहाँ पे गुरनार मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। मांग के नियम के अनुसार, मांग का नियम आपको सभी को पता है कि मांग का नियम कैसे होता है। ये डिमांड कर्व है आपका, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है, इधर प्राइस होता है, इधर क्वांटिटी होती है। जैसे जैसे कीमतें राइज करती हैं, वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमत जैसे बढ़ रही है वैसे मांगी जाने वाली मात्रा कम हो रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। तो नीचे की तरफ ढाल लिया होगा, ये जो आपका डी कर्व आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ ढाल लिए हुए है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतया विकासशील देशों का है। तो आपको बताना है कि कौन सा लक्षण विकासशील देशों का है। तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता विकासशील देशों का सामान्य लक्षण है, क्योंकि पूंजी निर्माण की ऊंची दर, मानव संसाधनों का उच्च शैक्षणिक होना एवं मजबूत सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, ये सब विकसित देशों के लक्षण होते हैं। विकासशील देश में अन्य सामान्य लक्षण हैं, जैसे पूंजी निर्माण की निम्न दर, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का अल्प विकसित होना, आधारित संरचनाओं यथा सड़कों, परिवहन के साधनों, बंदरगाहों आदि का अभाव, संसाधनों का अल्प उपयोग आदि, ये सब अल्प विकसित देशों की विशेषता होती है, ये अल्प विकसित देशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपको गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण बताना है। तो आप सभी को पता है कि एक माँ अपने बच्चे को होमवर्क में मदद करती है, ये आपका गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची के होमवर्क में मदद करना एक गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। गैर आर्थिक क्रियाकलाप से आशय स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पादन से है, जैसे गृहिणियों द्वारा अपने घर पर किए जाने वाले कार्य यथा जैसे खाना पकाना, बर्तन धुलना,
साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई में की गई मदद व उनकी देखभाल आदि को गैर आर्थिक क्रियाकलापों में रखा जाता है। इसलिए गैर आर्थिक क्रियाकलाप के तहत दी गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक माँ अपनी बच्ची को होमवर्क में मदद करती है, ये किसी तरह की राष्ट्रीय आय में इनकी पैसा ही नहीं मिलता पहला, इस वजह से इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बाकी का एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, उसके लिए इसको पैसा मिलता है। एक माली बगीचे में काम करता है, इसलिए उसको भी पैसा मिलता है। एक डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, उसको पैसा मिलता है। इन सब की इनकम को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, इसलिए वो आर्थिक क्रियाकलाप होगा। लेकिन ए मदर हेल्प हर डॉटर इन डूइंग होमवर्क, ये आपका आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटीर उद्योग वह उद्योग है जिसमें प्रयुक्त होती है। तो कुटीर उद्योग क्या है? यहाँ पे कुटीर उद्योग के बारे में बताना है। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कुटीर उद्योग है क्या। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन घर में ही किया जाता है। और कुटीर उद्योग के अंतर्गत टोकरी बनाना, सूत काटना, चटाई बनाना आदि शामिल किया जाता है। इनमें पूंजी की अत्यंत कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पूंजी की कम मात्रा, स्वयं के संसाधन, ये जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। पूंजी की अधिक मात्रा कुटीर उद्योग में नहीं आएगा। बाह्य संसाधन भी नहीं आएगा, मोर देन 100 वर्कर्स भी नहीं आएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच क्या अंतर होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मध्य जो अंतर होता है वो घिसावट व्यय का होता है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर डेप्रिसिएशन आपका इसमें हो जाएगा। क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से है। इसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर कार्यरत हों या विदेशों में। जीएनपी मार्केट प्राइस में घिसावट व्यय को घटाने पर निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की प्राप्ति होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है? तो हस्तांतरण भुगतान यहाँ पे पूछ रहा है, आपको अच्छे से पता होगा हस्तांतरण भुगतान क्या होता है। हस्तांतरण भुगतान से आशय मुद्रा के उस भुगतान से है जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा अर्जित नहीं की जाती है। और इसमें हस्तांतरण भुगतान के माध्यम से सरकार आय का पुनर्वितरण जरूरतमंद लोगों को करती है। सिविल सेवकों को दी जाने वाली पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी भत्ता आदि इसके उदाहरण हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सेवकों को पेंशन देना। ये जो पेपर मैं हल करा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, जो 2017 में ये हुआ था मध्य प्रदेश में। और आने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी स्टेट पीएससी का पेपर हल करके जाएं, तो उनको काफ़ी इससे पेपर के बारे में आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो आपको बताना है कि भुगतान संतुलन के घाटे को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन मुद्रा का अवमूल्यन करना, डिवैल्यूएशन से, तटकर आरोपण अर्थात टैरिफ से, अगला विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करके, और सभी सही है। तो आपको बता दें कि भुगतान से संतुलन से आशय एक वर्ष के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देन के लेखे या विवरण से है। भुगतान शेष में घाटा तब उत्पन्न होता है जब पूंजी खाता एवं चालू खाता का योग ऋणात्मक हो। जब पूंजी खाता और चालू खाता का योग ऋणात्मक हो। दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन का घाटा यह दर्शाता है कि कोई देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का आयात निर्यात की तुलना में अधिक कर रहा है। अर्थात अगर आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात तो कम हो रहा है, तब भी ऐसी कंडीशन में भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा, तटकर आरोपण के द्वारा, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करके, इन सभी विधियों से हम इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का प्रतिपादन किसने किया।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोविस सिंगर, मॉरिस डी मॉरिस, अमृत सेन और जी.आर. कैसल। तो आपको बता दें कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक या सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। यह 3 आयामों पर आधारित था: मूल साक्षरता दर, लिटरेसी, और इसमें एक था शिशु मृत्यु दर एवं 1 वर्ष की आयु में जीवन संभाव्यता। ये 3 चीज़ें थी, इसको मॉरिस डी मॉरिस ने प्रतिपादित किया था, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी? ये सामाजिक लेखांकन की अवधारणा सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स ने 1942 में दिया था। 1942 में दिया था। किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित विधि से क्रमबद्ध करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो इसको हिक्स ने दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी आय परिकल्पना संबंधित है। अस्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अस्थायी आय परिकल्पना के अनुसार वर्तमान उपभोग व्यय का निर्धारण अस्थायी आय से होता है, ना कि वर्तमान आय से। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, सी बराबर ये फंक्शन है वाई पी, यहाँ पे सी आपका उपभोग हो गया और वाई पी आपकी अस्थायी आय हो गई, अर्थात ये फंक्शन आपका है अस्थायी आय का। तो इसको किसने दिया था? फ्रीडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि तरलता जाल की अवधारणा केन्स ने विकसित की थी। तरलता जाल से ऐसी अवस्था से है जब ब्याज दर न्यूनतम आवश्यक स्तर से नीचे गिर जाती है, और ऐसी स्थिति में लोग रुपए या मुद्रा को नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में कई सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। ब्याज दर बिल्कुल कम हो जाती है, मुद्रास्फीति कम हो जाती है या ऋणात्मक हो जाती है, आर्थिक समृद्धि बिल्कुल धीमी हो जाती है, व्यय और निवेश की अपेक्षा बचत पर जोर दिया जाता है, मौद्रिक नीति का मांग प्रोत्साहित करने में विफल होना आदि ये सब कंडीशन होने लगती है। इसका जो मैं फिगर आपको बता दूं कि ये केन्स का इस तरह से फिगर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, तरलता जाल कहते हैं। इसको केन्स ने प्रतिपादित किया था, इसकी थ्योरी अलग से आप लोग उसको पढ़ लेना। यहाँ पे मैं पेपर का सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र किस राज्य के पास है? सबसे अधिक वन्य क्षेत्र इस पेपर जब ये पेपर हुआ था उसके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। फिलहाल अभी भी मध्य प्रदेश ही है, कुछ डेटा अगर चेंज हुआ होगा तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका आता है, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगर वनावरण प्रतिशत की बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा 85.41% के मामले में सबसे ज़्यादा वन हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? तो यहाँ पे नमक की कीमत लोच सबसे कम है, क्योंकि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव इसकी मांग पर नहीं पड़ता और इसका उपयोग स्थिर रहता है। तो अर्थात कीमतों में परिवर्तन होने की वजह से मांग पे जो परिवर्तन पड़ता है उसको हम लोच कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नमक की मांग को हम बेलोचदार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूचकांक काल उत्क्रमण तथा साधन उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है? तो फिशर का सूचकांक काल उत्क्रमण तथा समय उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है, क्योंकि फिशर का सूचकांक लैसपेरे के सूचकांक और पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। तो इसका अगर हम समीकरण के रूप में लिखें इनके सूत्र को तो आप इस तरह लिख सकते हैं, Fe(0(1) इक्वल √LP लैसपेरे का सूचकांक और पासे का सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ पे फिशर इंडेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया था? तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन R.F. काहन द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार गुणक को रोजगार में वृद्धि तथा प्राथमिक रोजगार में वृद्धि का अनुपात होता है। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा N/डेल्टा N1।
ये N1 आपका प्राथमिक रोजगार में वृद्धि को दिखा रहा है और के आपका रोजगार गुणक कुल रोजगार में वृद्धि को दिखा रहा है, रोजगार में वृद्धि और प्राथमिक रोजगार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो मार्शल एजवर्थ द्वारा प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के लिए ये अवधारणा दी गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र यह दर्शाता है कि किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई आयात के बदले में कोई देश किसी वस्तु की कितनी मात्रा दूसरे देश को निर्यात करने को तैयार है। इसको हम प्रस्ताव वक्र के माध्यम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक उपाय है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, दिए गए विकल्पों में अगर बात करें तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपाय बैंक दर है, क्योंकि परिमाणात्मक साख नियंत्रण के माध्यम से साख की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जाता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियाँ बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात जिसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको SLR कहते हैं आदि, ये सारी चीज़ें आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैंक रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में पारित हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। आपको बता दें कि इसके जो अधिनियम था 1934 में पारित हुआ, इसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिश के आधार पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति में आप सभी को पता है कि ऋणी को लाभ होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति से ऐसी अवस्था से है जिसमें मुद्रा का मूल्य निरंतर गिर रहा होता है अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती हैं। ऐसी स्थिति में ऋणी द्वारा लौटाए गए धन का मूल्य उसके द्वारा पूर्व में लिए गए धन के मूल्य से कम होता है, अतः ऋणी मुद्रास्फीति में लाभ की स्थिति में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो बारोवर है अर्थात ऋणी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, विलासिता की वस्तु की मांग की आय की लोच होती है। जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उसकी मांग की आय लोच हमेशा धनात्मक होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विचरण गुणांक के मापन का सही सूत्र कौन सा है? तो विचरण गुणांक के मापन का इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे मानक विचलन बटा समांतर माध्य इंटू 100 इसका फार्मूला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा समांतर माध्य गुणे 100। इसका उपयोग दो विचरणों के बीच विचरणशीलता, स्थिरता, एकरूपता, सजातीयता या फिर संयतता की तुलना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ का विचार था कि श्रम विभाजन आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब माध्य एवं बहुलक का अंतर शून्य हो तो वक्र की प्रकृति होगी। जब माध्य और बहुलक का अंतर शून्य होगा तो वक्र की प्रकृति पूर्णतया सममित होगी, इसका आपका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। अर्थात कोई विषमता विद्यमान नहीं होगी। ऐसा वक्र घंटी के आकार का होता है जिसमें माध्य बराबर बहुलक, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, अर्थात विषमता यहाँ पे शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो सीमांत प्रतिस्थापन दर को, जिन्होंने पढ़ा होगा उदासीनता वक्र वो अच्छे से उनको पता होगा। ये जो इनडिफरेंट कर्व होता है ये क्या दिखाता है? ये सीमांत प्रतिस्थापन दर को दिखाता है, अर्थात MRS XY बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स को दिखाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपका इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? तो जो क्लासिकल मॉडल है आर्थिक विकास का, ये हस्तक्षेप नीति, किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो, मुक्त व्यापार एवं पूर्ण प्रतियोगी बाजार तथा पूंजी संचय पर तो जोर देता है।
क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत है कि आर्थिक विकास एक संचयी प्रक्रिया है और पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल हस्तक्षेप की नीति तथा पूंजी संचय पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है। लाभ का सिद्धांत इसमें देखिए, जोखिम का सिद्धांत लाभ का सिद्धांत है, नव प्रवर्तन का सिद्धांत लाभ का सिद्धांत है, अनिश्चितता वहन का सिद्धांत लाभ का सिद्धांत है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत, ये आपका लाभ का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में एक रिचर्ड ए मस्ग्रेव लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक है क्लासिकल इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एक पुस्तक इनकी और है पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, इनकी ये पुस्तकें हैं। इस पुस्तक में पब्लिक फाइनेंस थ्योरी इन्होंने प्रकाशित की थी मस्ग्रेव ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। इसमें आपका 1950 राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जिसको कहते हैं, इनको विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के गठन को मंजूरी दी है। प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका है एक स्थित संबंधी औसत। माध्यिका एक स्थित संबंधी औसत है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान भी है जो वितरण को दो समान भागों में देता है। माध्यिका का फार्मूला आप सभी को पता है, n+1/2 वह मद का आकार जहाँ n मदों की संख्या होती है। यदि n एक सम संख्या है तो दो प्रेक्षण होंगे जो मध्य में रहेंगे। ऐसी स्थिति में माध्यिका इन दोनों मध्य मानों के समांतर माध्य से परिकलित की जाएगी। सतत श्रृंखला में माध्यिका वर्ग n/2वां मद होता है। ये आपका हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। और 39 देखते हैं, सहसंबंध का अधिकतम मूल्य होता है। सहसंबंध का अधिकतम मूल्य 1 होता है क्योंकि सहसंबंध चरों के बीच की गहनता एवं दिशा के अध्ययन एवं मापन करता है। इसमें आपका 1 हो जाएगा। सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। सहसंबंध का मान -1 तथा +1 के मध्य होता है। तो अधिकतम मूल्य 1 होगा और न्यूनतम मूल्य -1 होगा, अर्थात -1 और +1 के बीच में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सर ओहलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार निम्न अंतर के कारण होता है। तो हेक्सर ओहलिन आपको बताना है कि व्यापार किसके अंतर के कारण होता है। तो हेक्सर ओहलिन के बीच, इनका नाम बर्टिन ओहलिन ने अपनी एक पुस्तक जो है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक 1933 में प्रकाशित हुई थी। इसमें साधन संपन्नता का इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों में साधन संपन्नताओं में अंतर का परिणाम होता है। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के अनुसार उत्पादन विशिष्टीकरण तथा देशों के मध्य व्यापार का प्रमुख निर्धारक है। साधन संपन्नता, जिन देशों में पूंजी की बहुलता है वह पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे तथा जिन देशों में श्रम की बहुलता है वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, ऐसा हेक्सर ओहलिन कहते हैं। इस पेपर में पूरे 200 क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर लिया गया है पूरा का पूरा पेपर मैं हल कराऊंगा। अभी आज के लिए सिर्फ 40 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपके लिए वीडियो उपयोगी लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।